वेलकम डे स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं बायोटेक्नोलॉजी टॉपिक में से बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को आपके लिए लेकर आई हूँ। यहाँ पर मैंने जो भी क्वेश्चंस लिए वो सभी क्वेश्चंस CUET PG एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही अगर आप नेट या सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ भी ये क्वेश्चंस आपको काफी हेल्प करेंगे। इससे आपको एक बेसिक आइडिया लगेगा, आपको पता लगेगा कि नेट या सेट एग्जामिनेशन में बायोटेक्नोलॉजी टॉपिक में से किस तरह से कंसेप्ट बेस्ड, नॉलेज बेस्ड और लर्निंग बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। आपको काफी हेल्प मिलेगी। इन क्वेश्चंस को आप मेरे साथ में सॉल्व करें एंड अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। बच्चों, आज मैं फर्स्ट 35 क्वेश्चंस आपके साथ में डिस्कस कर रही हूँ। देन नेक्स्ट कमिंग वीडियो में हम बायोटेक्नोलॉजी टॉपिक में से आगे के कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, Which enzyme was used to produce the molecule in given figure? यहाँ पर एक फिगर दे रखा है और आपसे पूछा गया है कि इस फिगर में जो मॉलिक्यूल दिखा रखा है उसको प्रोड्यूस करने के लिए आप कौन सा एंजाइम काम में लेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए, आप फिगर को देख के बता सकते हो कि ये प्लाज्मिड मॉलिक्यूल है, ठीक है, और यहाँ पर स्टिकी एंड बने हुए हैं, ठीक है। आपको दे रखा है TTAA और एक दूसरे एंड पर दे रखा है AATT सीक्वेंस। एंजाइम्स देख लेते हैं। हमें दिया हुआ लाइगेज, ट्रांसक्रिप्टेज, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड RNA पॉलीमरेज एंजाइम। तो हम आसानी से देख के बता सकते हैं जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं ये स्टिकी एंड को प्रोड्यूस करते हैं। जब भी ये अपनी स्पेसिफिक साइट को रिकॉग्नाइज करके कट लगाएंगे तो इससे स्टिकी एंड बनते हैं। सो ऑप्शन सी इज राइट हियर, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Assume that you are trying to insert a gene into a plasmid. Someone gives you a preparation of genomic DNA that has been cut with restriction enzyme X. The gene you wish to insert has sites on the both end for cutting by restriction enzyme Y. You have a plasmid with a single site for Y and not for X. Your strategy should be, देखो पहले क्वेश्चन को समझिए। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन हमको कि आप एज्यूम करो कि आपने एक प्लाज्मिड में एक जीन को इंसर्ट करना है, ठीक है, और इसके लिए जो जीनोमिक DNA का आपको प्रिपरेशन दिया है उसको कट किया है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम X के साथ में, ठीक है। जैसे सपोज ये हमारा जीनोमिक DNA है, ठीक है, इस पर यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम X से कट लगा दिया है ना। इसके हमें फ्रेगमेंट्स दिए हैं। ये हमारा जीनोमिक DNA है जिसको हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम X के साथ में कट लगाया है और आपको जो जीन इंसर्ट करना है उसके दोनों एंड्स पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम Y के लिए साइट्स है, ठीक है। और जो आपका प्लाज्मिड है वो प्लाज्मिड सिर्फ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम Y के लिए साइट रखता है, ठीक है। ये हमारा प्लाज्मिड मॉलिक्यूल है और इस प्लाज्मिड मॉलिक्यूल में यहाँ पर जो रेस्ट्रिक्शन साइट है वो ओनली फॉर Y एंजाइम के लिए है। एंड जो हमारे जीनोम के फ्रेगमेंट्स हैं जिसको हमने X से कट किया लेकिन इसके दोनों साइट पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम Y के लिए साइट्स हैं। तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी जबकि हमारे प्लाज्मिड पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम X के लिए कोई साइट नहीं है। अब बच्चों, आपको पता है कि अगर हमें किसी प्लाज्मिड में जीन को या डिजायर्ड DNA फ्रेगमेंट को इंसर्ट करना है तो हमको सेम एंजाइम के साथ में कट कराना होता है ताकि जो स्टिकी एंड बने वो दोनों में कॉम्प्लीमेंट्री हो, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे को ऑप्शंस में कौन कौन से पॉइंट्स दे रखे हैं। Insert the fragments cut with X directly into the plasmid without cutting the plasmid, ठीक है। क्या बोल रहा है ये, क्या फ्रेगमेंट को जिसको आपने X से कट किया है उसको डायरेक्टली प्लाज्मिड में आप इंसर्ट कर दोगे विदाउट कटिंग द प्लाज्मिड। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। प्लाज्मिड को कट किए बिना हम प्लाज्मिड में अपना डिजायर्ड जीन को इंसर्ट नहीं कर सकते। तो ये वाला जो ऑप्शन है रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है, कट द प्लाज्मिड विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम X and insert the fragments
कट विद वाई इनटू द प्लाज्मिड। ठीक है, यहाँ पर वो क्या बोल रहा है कि जो फ्रेगमेंट हमारा उसको हम वाई से कट करेंगे एंड प्लाज्मिड को हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्स से कट कर देंगे। ठीक है, एंड देन फिर हम प्लाज्मिड में इंसर्ट कर देंगे। तो पहली चीज बच्चों आपको पता है कि एक्स एंड वाई दोनों अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, एंड जब भी हम किसी जीन को इंसर्ट करते हैं तो हमें सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करना होता है, तो हम दो अलग एंजाइम से कट नहीं कर सकते। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि जो हमारा प्लाज्मिड है उसके पास में सिर्फ सिंगल साइट है वाई एंजाइम के लिए, एक्स के लिए उसके पास में साइट नहीं है। तो अब हम अपने प्लाज्मिड को एक्स से कट नहीं कर सकते, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ये स्ट्रैटेजी भी हम काम में नहीं लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हम पढ़ते हैं, कट द डीएनए अगेन विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वाई एंड इंसर्ट दीज फ्रेगमेंट्स इनटू द प्लाज्मिड कट विद द सेम एंजाइम। ठीक है, यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि जो हमारे को फ्रेगमेंट्स मिले हैं जिनको हमने एक्स एंजाइम के साथ में कट किया था, इसको अब हम फिर से वाई एंजाइम के साथ में कट कर देंगे, अपने प्लाज्मिड को भी हम वाई से कट कर लेंगे एंड देन हम इंसर्ट करेंगे। ठीक है, सो ये जो स्ट्रैटेजी है यही काम के, इसको हम काम में लेंगे तो हमारा डिजायर्ड जीन फ्रेगमेंट, डिजायर्ड डीएनए मॉलिक्यूल का जो फ्रेगमेंट है वो प्लाज्मिड में इंसर्ट हो जाएगा। हमने अपने जीनोमिक डीएनए फ्रेगमेंट्स को जिसके दोनों साइड पर वाई के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वाई के लिए साइट्स है, तो वाई से हमने फिर से उसको कट कर दिया एंड प्लाज्मिड के पास जिसके पास वाई के लिए साइट है उसको वाई से कट करा एंड फिर हम इन दोनों को इंसर्ट करके ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये इस क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं, कट द प्लाज्मिड ट्वाइस विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वाई। वो क्या बोल रहा है कि प्लाज्मिड को आप दो बार रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वाई से कट करो एंड लाइकेट द टू फ्रेगमेंट्स ऑनटू द एंड ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स कट विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्स। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, हमको सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करना होता है, सो ऑप्शन सी इज राइट हियर। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंजाइमेटिक फंक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए एंजाइमेटिक फंक्शन क्या है दे रखिए हमारे को ऑप्शन, पढ़ लेते हैं हम कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या काम करता है, टू ऐड न्यू न्यूक्लियोटाइड्स टू द ग्रोइंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। मीन्स जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो डीएनए के ग्रोइंग स्ट्रैंड पर नए न्यूक्लियोटाइड की एडिंग करते हैं। ठीक है, तो ये काम नहीं होता, सो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। टू जॉइन न्यूक्लियोटाइड ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, ये रेप्लिकेशन के टाइम पर न्यूक्लियोटाइड की ज्वाइनिंग करते हैं, तो ज्वाइनिंग का काम भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नहीं होता, ये तो मॉलिक्यूलर सीजर कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टू जॉइन न्यूक्लियोटाइड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के समय ये न्यूक्लियोटाइड्स को ज्वाइन करेंगे, सो ये भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। टू क्लीव न्यूक्लिक एसिड एट स्पेसिफिक साइट, सो ऑप्शन डी इज राइट हियर। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो स्पेसिफिक साइट को रिकॉग्नाइज करते हैं एंड वहां से कट लगा देते हैं, सो ऑप्शन डी इज राइट हियर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द बैक्टीरियल सेल प्रोटेक्ट इट्स ओन डीएनए फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बैक्टीरियल सेल में जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम खुद के ही जीनोम को, अपने ही बैक्टीरियल डीएनए को कट क्यों नहीं करते, डाइजेस्ट क्यों नहीं करते। ठीक है, मींस बैक्टीरियल सेल अपने डीएनए को इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कैसे प्रोटेक्ट करके रखता है। ऑप्शन देख लेते हैं, एडिंग मिथाइल ग्रुप्स टू एडिनोसिन एंड साइटोसिन्स, यूजिंग डीएनए लाइगेज टू सील द बैक्टीरियल डीएनए इनटू अ क्लोज सर्किल, एडिंग हिस्टोन्स टू प्रोटेक्ट द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और बाय फॉर्मिंग स्टिकी एंड्स। ठीक है, तो सीधा लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपने अच्छे से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में पढ़ा है तो वहां पर क्लियरली मेंशन है कि जो बैक्टीरियल सेल होती है अपने डीएनए को प्रोटेक्ट करने के लिए मिथाइल ग्रुप की एडिंग करती है अपने एडिनोसिन और साइटोसिन साइट पर, न्यूक्लिक एसिड पर। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज राइट हियर, एडिंग मिथाइल ग्रुप्स टू एडिनोसिन एंड साइटोसिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स
for splicing foreign DNA into a plasmid and inserting the plasmid into a bacterium। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि जो कुछ स्टेप्स दे रखे हैं हमारे को, ठीक है, फॉरेन डीएनए स्प्लाइसिंग के लिए, जिसको हमने फिर प्लाज्मिड में इंसर्ट करना है, देन फिर जो हमारा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनेगा उसको हमने बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करना है। तो उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स होंगे, इनका एक सिक्वेंशियल ऑर्डर आपको बताना है। स्टेप्स देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, cut the plasmid DNA using restriction enzyme, extract plasmid DNA from bacterial cell, hydrogen bond the plasmid to non-plasmid DNA fragments and use ligase to seal the plasmid DNA to non-plasmid DNA। बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन में ना आप एक एक स्टेप को बहुत ध्यान से पढ़ें एंड फिर पहचाने कि कौन सा स्टेप होगा जो सबसे पहले हम अब जब इंसर्शन करेंगे प्लाज्मिड में अपने फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट का एंड देन बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करेंगे, तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट प्लाज्मिड डीएनए फ्रॉम बैक्टीरियल सेल, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। ठीक है, हम प्लाज्मिड को बैक्टीरियल सेल से एक्सट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लाज्मिड को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ में कट करेंगे। ठीक है, तो सेकंड हो जाएगा कट दी प्लाज्मिड डीएनए यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसके बाद में हम क्या करते हैं, हम प्लाज्मिड को जब हमने कट कर दिया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ में, और जो हमारा जीनोमिक डीएनए होता है जिसको हमने इंसर्ट करना है उसको भी सेम एंजाइम के साथ में कट करते हैं। यहाँ पर हालांकि वो स्टेप नहीं मेंशन है, तो नेक्स्ट स्टेप पर हम जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड दी प्लाज्मिड टू नॉन प्लाज्मिड डीएनए फ्रेगमेंट। ठीक है, ये हमारा प्लाज्मिड है जिसको हमने कट कर दिया, और ये हमारा फॉरेन डीएनए है, ठीक है, जिसको हमने इस प्लाज्मिड में इंसर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंसर्शन होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सो थर्ड स्टेप में हमारा ये वाला होगा। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, जब हमारे प्लाज्मिड के साथ में फॉरेन डीएनए जुड़ जाता है तो हम लाइगेज एंजाइम को यूज करते हैं, जो कि जो गैप्स होते हैं सील्स कर देता है उनको। ठीक है, तो फोर्थ इस नंबर पर हमारा ये वाला स्टेप आ जाएगा। एंड देन फिर लास्ट में जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बना है उसको हम बैक्टीरियल सेल में इंसर्ट कर देंगे, ट्रांसफॉर्मेशन कराएंगे। सो फिफ्थ पर हमारा ये स्टेप हो जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहाँ पर जो हमारे ऑप्शन दे रखे हैं उसमें कहाँ कहाँ दिया हुआ है, कौन सा है, ए बी सी में। तो यहाँ पर सी में देखिए सबसे पहले थर्ड है, देन सेकंड नंबर का, ठीक है, देन फोर्थ नंबर, देन फिफ्थ एंड देन फर्स्ट नंबर। तो ऑप्शन सी इज राइट हियर। तो इस तरह से बायोटेक्नोलॉजी टॉपिक में से आपके जो प्रोसीजर होते हैं उनके स्टेप्स भी पूछ लिए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Bacteria containing recombinant plasmids are often identified by which process? क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि ऐसे बैक्टीरिया जिनमें कि रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होता है उसको हम किस प्रोसेस के द्वारा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मीन्स ये क्वेश्चन हमसे इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि आप ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियल सेल को आइडेंटिफाई कैसे करोगे। एग्जामाइनिंग दी सेल्स विद एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करके बैक्टीरियल सेल का एग्जामिनेशन नहीं करते हो, ठीक है, कि उसमें रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है या नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो गया। यूजिंग रेडियो एक्टिव ट्रेसर टू लोकेट प्लाज्मिड। ठीक है, प्लाज्मिड को लोकेट करने के लिए रेडियो एक्टिव ट्रेसर, तो ये भी नहीं करते, ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। एक्सपोजिंग दी बैक्टीरिया टू एन एंटीबायोटिक दैट किल सेल्स लेकिन द रेसिस्टेंट प्लाज्मिड। सो हम इस तरह से अपने ट्रांसफॉर्म्ड सेल को और बैक्टीरिया जिसमें रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होता है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। हम क्या करते हैं कि कल्चर के टाइम पर हम कल्चर मीडिया में ऐसे एंटीबायोटिक को हम मिला देते हैं जिसमें वही बैक्टीरियल सेल ग्रो करेंगे जिसके पास में उस एंटीबायोटिक के लिए रेसिस्टेंस जीन होंगे। आपको पता है कि जब भी हम प्लाज्मिड को काम में लेते हैं तो हमारे पास में एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन्स होते हैं जिसको हम एज ए मार्कर काम में लेते हैं। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया जिनके पास में रेसिस्टेंट प्लाज्मिड नहीं होगा, मींस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड नहीं होगा, वो एंटीबायोटिक की प्रेजेंस में किल हो जाएंगी। एंड जिनके पास में रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होगा वो कल्चर मीडिया में ग्रो कर जाएंगी। सो ऑप्शन सी इज राइट हियर।
नेक्स्ट ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं। हमारे को सभी ऑप्शन बच्चों आप अपने कंपटीशन में जब आपके पास में पेपर हो तो उसको पढ़ा करें। रिमूविंग डीएनए ऑफ ऑल सेल्स इन कल्चर टू सी विच सेल्स हैव प्लाज्मिड। ठीक है, हम ये भी नहीं करते कि सभी सेल्स में से डीएनए को ही रिमूव कर दिया एंड फिर देखते हैं कि किस में प्लाज्मिड है। सो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रिंसिपल प्रॉब्लम विद इंसर्टिंग एन अनमॉडिफाइड मेमेलियन जीन इनटू अ बैक्टीरियल प्लाज्मिड एंड देन गेटिंग दैट जीन एक्सप्रेस्ड इन बैक्टीरिया इज दैट। क्या कह रहा है वो क्वेश्चन में कि अगर हम एक अनमॉडिफाइड मेमेलियन जीन को प्लाज्मिड में, बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में इंसर्ट करते हैं तो मेजर प्रिंसिपल प्रॉब्लम हम कौन सी फेस करते हैं अगर हम उस इंसर्टेड जीन के एक्सप्रेशन को देखना चाहते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। प्रोकैरियोट्स यूज डिफरेंट जेनेटिक कोड फ्रॉम दैट ऑफ यूकैरियोट्स, बैक्टीरिया ट्रांसलेट पॉलीसिस्ट्रोनिक मैसेज ओनली, बैक्टीरिया कैन नॉट रिमूव यूकैरियोटिक इंट्रॉन्स, और बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज कैन नॉट मेक आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री टू मेमेलियन डीएनए। तो यहाँ पर कौन सा एक बेसिक प्रिंसिपल होगा जिसके कारण हम अनमॉडिफाइड मेमेलियन जीन को डायरेक्टली बैक्टीरियल प्लाज्मिड में इंसर्ट करके हम जीन एक्सप्रेशन को नहीं देख सकते। ठीक है, देखो अनमॉडिफाइड मेमेलियन जीन का मतलब क्या है। जो हमारे यूकैरियोटिक जीन होते हैं उसमें एक्सोन एंड इंट्रोन्स दोनों होते हैं। मीन्स जब हमने इंट्रोन्स को कट नहीं किया, ठीक है, और डायरेक्ट ही जीन को हमने बैक्टीरियल प्लाज्मिड पे इंसर्ट करके देन हम ट्रांसफॉर्म बैक्टीरियल सेल में देखेंगे कि वो जीन एक्सप्रेस्ड होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि वो जीन एक्सप्रेशन हम क्यों नहीं देख पाते, हमें क्या मेजर प्रॉब्लम आती है। तो जो जेनेटिक कोड होते हैं वो तो यूनिवर्सल होते हैं ना, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। जो बैक्टीरिया का जीन एक्सप्रेशन मैकेनिज्म होती है वो कुछ एस्पेक्ट में यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट्स में डिफर होती है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि जो बैक्टीरियल सेल है जो कि प्रोकैरियोट है वो यूकैरियोटिक इंट्रॉन्स को रिमूव नहीं कर पाती है ना। इसलिए जो है अगर हम प्लाज्मिड को यूज में लेंगे, वेक्टर प्लाज्मिड को अपना यूज में लेते हैं एंड क्लोनिंग कराते हैं तो अनमॉडिफाइड मेमेलियन जीन को हम जीन एक्सप्रेस्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा इसकी हम चेकिंग नहीं कर पाते। इसके लिए हमें कौन से वेक्टर काम में लेने चाहिए, इसको इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम एक्सप्रेशन वेक्टर को काम में लेते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज राइट हियर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A gene that contains introns can be made shorter but remain functional for genetic engineering purpose by using। क्या कह रहा है वो क्वेश्चन कि एक जीन है, ध्यान रखिएगा जब भी जीन आता है तो इसका मतलब एक्सोन भी दे रखा है, उसमें इंट्रॉन्स भी होते हैं। ठीक है, एक्सोन हमारे कोडिंग सीक्वेंस है जिसके पास में कुछ इंफॉर्मेशन होती है एंड इंट्रॉन्स जो है नॉन कोडिंग पार्ट होता है जो कि किसी प्रोटीन के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं रखता। तो ये कह रहा है कि एक जीन जिसमें कि इंट्रॉन है उसको हमने छोटा करना है। ठीक है, जीन को हमने छोटा करना है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जीन फंक्शनल रहे। फंक्शनल का मतलब है कि जीन में अगर यहाँ पर मान लो 3 एक्सोन है, 3 इंट्रॉन्स हैं, तो जो हमारा जीन होगा उसमें एक्सोन को ही हम रखें, इंट्रॉन्स हम रिमूव कर दें। ठीक है, तो ये एक्सोन 1 हो गया, ये एक्सोन 2 हो गया और ये हमारा हो गया एक्सोन 3। अब साइज यहाँ पर छोटा हो जाएगा, हमने इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया है। ठीक है, तो हमें जीन साइज कम करना है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमें कुछ काम में लेना है इस जीन को, तो हम क्या करेंगे, आरएनए पॉलीमरेज टू ट्रांसक्रिप्ट द जीन, हम आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को काम में लेंगे और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टू कट द जीन इनटू शॉर्टर पीसेस। ठीक है, हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम में लेके जीन को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कट कर देंगे। मान लो इस जीन में ये जो एक्सॉन है 3, ठीक है, ये तीनों जीन जरूरी हैं किसी एक पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए, है ना। तो मान लो हमने यहाँ से इसको कट कर दिया तो अब तो ये नॉन फंक्शनल हो गया ना, उस प्रोटीन के लिए भी जीन अपनी इंफॉर्मेशन को नहीं रखता। ठीक है, तो ये भी हम काम में नहीं ले सकते स्ट्रैटेजी। वो कह रहा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज टू रिकंस्ट्रक्ट द जीन फ्रॉम मैसेंजर आरएनए। सो ये वाली स्ट्रैटेजी हम काम में लेंगे, इसको हम यूज करेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो हमारा जो जीन है वो छोटा भी हो जाएगा एंड वो फंक्शनल भी रहेगा। देखो इसमें क्या होता है, जस्ट सपोज ये हमारा जीन है,
ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का फ्रेगमेंट है यहाँ से यहाँ तक, जिसके पास में किसी प्रोटीन के लिए इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इसके पास में एक्सोन भी है एंड इसके पास में इंट्रॉन भी है अभी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका मैसेंजर आरएनए बनाएंगे। मैसेंजर आरएनए क्या होता है, मैसेंजर आरएनए के पास में सिर्फ वही सेगमेंट्स होते हैं जीन के जो कि किसी प्रोटीन को कोड करने के लिए इंफॉर्मेशन रखता है। ठीक है, अब हम मैसेंजर आरएनए की रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इसके साथ में इसको ट्रीट कराएंगे। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम मैसेंजर आरएनए को एज अ टेम्पलेट काम में लेता है एंड इसकी कॉपी बना देता है। ठीक है, सो इस तरह से हमने अपने जीन को छोटा भी कर लिया। मीन्स अब जो यहाँ पर जीन बनेगा, डीएनए का फ्रेगमेंट बनेगा, उसके पास में सिर्फ वही सेगमेंट्स होंगे जो कि प्रोटीन के लिए इंफॉर्मेशन को रखते हैं। हमारा जीन साइज छोटा हो गया, सिर्फ एक्सोन का बना है एंड फंक्शनल है। सो ऑप्शन सी इज राइट हियर। नेक्स्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं, डीएनए पॉलीमरेज टू रिकंस्ट्रक्ट द जीन फ्रॉम इट्स पॉलीपेप्टाइड प्रोडक्ट। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड प्रोडक्ट से हम जो है जीन को रिकंस्ट्रक्ट करें बाय यूजिंग डीएनए पॉलीमरेज। तो ये वाली जो स्ट्रैटेजी होती है ये भी काम में नहीं ली जाती। बेस्ट रहता है कॉपी डीएनए बना लेना, सी डीएनए जो लाइब्रेरी हम बनाते हैं बाय यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज अ जीनोमिक लाइब्रेरी डिफर फ्रॉम अ सी डीएनए लाइब्रेरी। एक जीनोमिक लाइब्रेरी किस तरह से सी डीएनए लाइब्रेरी से अलग होती है, ये हमारे को बताना है किस एस्पेक्ट में डिफर होती है। अ जीनोमिक लाइब्रेरी कंटेन्स ओनली नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस वेयरएज अ सी डीएनए लाइब्रेरी कंटेन्स ओनली कोडिंग सीक्वेंसेस। ठीक है, तो ये गलत है, जीनोमिक लाइब्रेरी भी इंफॉर्मेशन को रखती है, उसमें नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस के साथ में कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं। नेक्स्ट है, अ जीनोमिक लाइब्रेरी वेयर इज डिपेंडेंट ऑन द सेल टाइप यूज्ड टू मेक इट वेयर इज द कंटेंट ऑफ cDNA लाइब्रेरी डज नॉट। सो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, अ जीनोमिक लाइब्रेरी कैन बी मेड यूजिंग अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड डीएनए लाइगेज ओनली वेयर एज अ cDNA लाइब्रेरी रिक्वायर्स बोथ ऑफ दिस एज वेल एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड डीएनए पॉलीमरेज। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये सही है। एक जीनोमिक लाइब्रेरी अगर हमारे को कंटेंट करनी है, बनानी है, तो हम जीनोमिक डीएनए लेंगे। ठीक है, एंड इसके साथ में हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को ट्रीट कराएंगे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को ट्रीट कराने के बाद में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अपनी साइट्स को रिकॉग्नाइज करेगा एंड इसको कट कर देगा। देन फिर हम अपने प्लाज्मिड वेक्टर मॉलिक्यूल में जो कि बैक्टीरियल प्लाज्मिड होता है इसके साथ में इसको ट्रीट कराएंगे एंड लाइगेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या होगा कि जो हमारे डीएनए की फ्रेगमेंट है प्लाज्मिड से अटैच हो जाएंगे। ठीक है, तो एक जीनोमिक लाइब्रेरी बनाने के लिए हमारे को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड डीएनए लाइगेज एंजाइम हमारे लिए सफिशिएंट होते हैं। दोनों टाइप्स के एंजाइम से हमारी जीनोमिक लाइब्रेरी कंस्ट्रक्ट हो जाती है। लेकिन अगर हमें cDNA लाइब्रेरी बनानी है तो हमारे को ये दोनों एंजाइम्स तो चाहिए, लेकिन इसके साथ में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की भी नीड होती है, जिससे कि जो मैसेंजर आरएनए बनेगा उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम एज ए टेम्पलेट काम में लेके उसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए फ्रेगमेंट बनाता है एंड देन फिर उसका जो है क्लोन करके रख लिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट हियर। नेक्स्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं, द जीनोमिक लाइब्रेरी कैन बी रेप्लिकेटेड बट नॉट ट्रांसक्रिप्ट। तो ये वाला स्टेटमेंट भी यहाँ पर रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following best describes the complete sequence of steps occurring during every cycle of PCR। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो कि साइकिल में होती है, तो हर साइकिल के बाद में कौन सा स्टेप सिक्वेंशली हम काम में लेते हैं उसका हमारे को ऑर्डर बताना है। ठीक है, करेक्ट ऑर्डर बताना है। The primers hybridize to the target DNA. The mixture is heated to a high temperature to denature the double-stranded target DNA. Fresh DNA polymerase is added and DNA polymerase extends the primers to make a copy of the target DNA। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन में ना सबसे पहले आप ये चेक कर लिया करो कि जो चेन दे रखे हैं हमारे को, जो सीक्वेंस दे रखे हैं पीसीआर के, तो उनमें फर्स्ट जो स्टेप होगा वो हमारा कौन सा होगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा डीएनए होता है उसको हम हाई टेम्परेचर पर ट्रीट करते हैं ताकि डीएनए के दोनों फ्रेगमेंट्स, दोनों स्ट्रैंड्स सेपरेट हो जाए। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये होता है। तो अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन में सेकंड कहाँ पर आया हुआ है, आप बहुत आसानी से टिक कर दोगे। ठीक है,
फर्स्ट यहाँ पर बी में फर्स्ट दे रखा है ये, फिर उसके बाद थर्ड दे रखा है, ठीक है, तो ये तो नहीं हुआ ना, है ना। सो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना जो हमारा डीएनए है उसको हम हाई टेम्परेचर के साथ में ट्रीट करेंगे ताकि उसकी डीनेचरिंग हो जाए, दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो सेपरेट हो जाए। देन फिर हम प्राइमर लेकर अपने जो सेपरेटेड स्ट्रैंड है, जो हमारा टारगेट डीएनए है, उसका हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे एंड डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को यूज करेंगे एवरी चेन साइकिल में, जो कि उसकी टारगेट डीएनए की कॉपी को बनाएगा। सो ऑप्शन ए इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिसर्चर नीड्स टू क्लोन अ सीक्वेंस ऑफ अ पार्ट ऑफ अ यूकैरियोटिक जीनोम इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द सीक्वेंस एंड टू मॉडिफाई द पॉलीपेप्टाइड प्रोडक्ट। He would be able to satisfy these requirements by using which of the following vectors। देखो वो क्या कह रहा है, एक रिसर्चर है जो कि एक यूकैरियोटिक जीनोम के कुछ पार्ट को सीक्वेंस करना चाहता है, क्लोन करना चाहता है, ठीक है, एंड उसका जो एक्सप्रेशन होगा उससे जो पॉलीपेप्टाइड प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, उसको फिर मॉडिफाई करना चाहता है, ठीक है। तो पहले उसको क्लोन करेगा, सीक्वेंसिंग होगी, देन फिर उसमें मॉडिफिकेशन करके पॉलीपेप्टाइड प्रोडक्ट को देखा जाएगा, है ना। तो वो कह रहा है कि ही वुड बी एबल टू सेटिस्फाई दीज रिक्वायरमेंट्स बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर। तो फर्स्ट स्टेप में उसको क्लोन करना है ना, तो कौन सा वेक्टर काम में लेगा, यूकैरियोटिक जीनोम के पार्ट को उसने क्लोन करना है, ठीक है। इसका मतलब है यूकैरियोटिक जो डीएनए होता है, जो जीनोम होता है, उसका साइज बड़ा होता है ना। तो यहाँ पर एक बड़े साइज का डीएनए फ्रेगमेंट है, ये आपने ध्यान में रखना है कि लार्ज साइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट हमारे को बोल रहा है, ठीक है, क्लियरली नहीं लिखा है, लेकिन इसका मतलब है कि लार्ज साइज डीएनए फ्रेगमेंट को हमें क्लोन करना है। तो क्लोन करने के लिए हम कौन से वेक्टर को काम में लेंगे, देखिए ऑप्शन दे रखिए, बैक्टीरियल प्लाज्मिड, बार्क टू एकोमोडेट द साइज ऑफ द सीक्वेंस, ह्यूमन क्रोमोसोम, और याक विद एप्रोप्रिएट सेलुलर एंजाइम्स। सो ऑप्शन डी इज राइट हियर, ठीक है। अगर हमें एक लार्ज साइज डीएनए को, यूकैरियोटिक डीएनए को हमने क्लोन करना है, उसका एक्सप्रेशन भी देखना है, तो आपको पता है कि जो यूकैरियोटिक डीएनए होता है उसको हम, जो कि बड़े साइज का होता है, याक वेक्टर काम में लेकर आसानी से उसको हम क्लोन कर सकते हैं, ईस्ट सेल में उसका रेप्लिकेशन करा सकते हैं। एंड ईस्ट इज ऑल्सो यूकैरियोटिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जो कि आसानी से बैक्टीरियल सेल की तरह ही बहुत ही इजीली मल्टीप्लाई हो जाती है। सो ऑप्शन डी इज राइट हियर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट सेल whose entire genome was sequenced was which of the following। सबसे पहली ऐसी कौन सी सेल थी जिसके एंटायर जीनोम को हमने पूरी तरह से सीक्वेंस कर लिया है, ठीक है, पूरे जीनोम जो है उसका सीक्वेंस किया जा चुका है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी इन 1995, हीमोफिलस सेपियंस इन 2001, राइस इन 1995 और HIV इन 1998। तो बच्चों सीधा लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर ऑप्शन ए राइट है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, अ स्टूडेंट विशेस टू क्लोन अ सीक्वेंस ऑफ डीएनए ऑफ 200 KB, ठीक है, एक स्टूडेंट को 200 KB साइज के उसके पास में डीएनए है, उसको वो क्लोन करना चाहता है। सो विच वेक्टर वुड बी एप्रोप्रिएट, कौन सा वेक्टर वो काम में लेगा, प्लाज्मिड लेगा, टिपिकल बैक्टीरियोफेज लेगा, बार्क लेगा या प्लांट वायरस लेगा। सो ऑप्शन बी इज ऑप्शन सी इज राइट हियर, बार्क वेक्टर काम में लेकर वो 200 KB तक के साइज मॉलिक्यूल, डीएनए मॉलिक्यूल को वो रिसर्चर जो हमारा आसानी से क्लोन कर सकता है। बच्चों जो हमारे वेक्टर्स हैं इनके साइज आप जरूर याद कर लेना, इसके ऊपर क्वेश्चंस बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इंट्रोड्यूस अ पर्टिकुलर पीस ऑफ डीएनए इनटू एन एनिमल सेल। क्या कह रहा है कि हमारे को एक डीएनए का पीस को हमने एनिमल सेल में इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है, एनिमल सेल में इंसर्ट करना है, सच एज दैट ऑफ अ माउस। एग्जाम्पल ले लेते हैं माउस का। You would find more probable success with which of the following methods। तो आपको कौन से मेथड से सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी, सक्सेस की रेट आपकी बढ़ जाएगी कि आप एक डीएनए पीस को एनिमल सेल जैसे माउस की सेल में आप इंसर्ट कर दें, इंट्रोड्यूस कर दें। द शॉटगन अप्रोच,
electroporation followed by recombination, introducing plasmid into the cell or infecting the mouse cell with a TI plasmid। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है इलेक्ट्रोपोरेशन, जिसमें कि हम इलेक्ट्रिक पल्सेस देते हैं जिससे कि जो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें बहुत ही टेम्परेरी होल बन जाते हैं और आसानी से हमारा डीएनए डायरेक्टली ही सेल के अंदर इंसर्ट हो जाता है। सो ऑप्शन बी इज राइट हियर। इलेक्ट्रोपोरेशन टेक्निक के द्वारा हम बहुत ही आसानी से डीएनए को हम डायरेक्टली किसी यूकैरियोटिक सेल में इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज राइट हियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मेजर एडवांटेजेस of using artificial chromosomes such as YAC and BAC for cloning genes is that जब हम आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जैसे याक बाक का यूज करते हैं अपनी क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट्स के लिए, तो मेजर हमारे को कौन सी एडवांटेजेस देखने को मिलती हैं। प्लाज्मिड्स आर अनेबल टू रेप्लिकेट इन सेल। क्या हम इसलिए आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को काम में लेते हैं कि जो प्लाज्मिड होते हैं वो रेप्लिकेट नहीं करते। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया ना, प्लाज्मिड तो रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओनली वन कॉपी ऑफ प्लाज्मिड कैन बी प्रेजेंट इन एनी गिवन सेल वेयर इज मैनी कॉपीज ऑफ याक और बाक कैन को एग्जिस्ट इन अ सिंगल सेल। ठीक है, वो कह रहा है एक गिवन सेल में प्लाज्मिड की सिर्फ एक ही कॉपी होती है। ठीक है, जबकि कई कॉपीज हो सकती है एक सिंगल सेल में याक और बाकी को एग्जिस्ट मतलब एक साथ हो सकती हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत है, इसलिए हम याक बाक का यूज नहीं करते। Yak and Bach can carry much larger DNA fragments than ordinary plasmids। ठीक है, जो आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है जैसे ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये बड़े साइज के डीएनए मॉलिक्यूल को कैरी कर सकते हैं। क्लोन करने में एज ए वेक्टर ये काम में लिए जा सकते हैं। सो ऑप्शन सी इज राइट हियर। इसलिए हम याक एंड बाक को अपनी क्लोनिंग करने के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी दे रखा है ऑल ऑफ द अबव, सो ये सारे रीजंस नहीं है। सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो राइट रॉन्ग हियर। सो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट यूजिंग अ प्रोब व्हाट मस्ट बी डन। वो क्या कह रहा है कि एक स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट है हमारा। ठीक है, इसको हमने आइडेंटिफाई करना है, इसको हमने पहचाना है और उसके लिए हम प्रोब का काम में ले रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, क्या करना चाहिए। द फ्रेगमेंट मस्ट बी सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। जो हमारा फ्रैगमेंट है उसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा हम सेपरेट करें। द फ्रैगमेंट्स मस्ट बी ट्रीटेड विद हीट और केमिकल टू सेपरेट द स्ट्रैंड्स ऑफ डबल हेलिक्स। ठीक है, जो हमारा फ्रैगमेंट है इसको हम हीट या केमिकल ट्रीटमेंट देकर इनको हम दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करें। द प्रोब मस्ट बी हाइब्रिडाइज्ड विद द फ्रैगमेंट। जो प्रोब हम काम में ले रहे हैं वो उन फ्रैगमेंट्स के साथ में हाइब्रिडाइज हो। Only A and B are correct or only A, B and C are correct means all three options यहाँ पर right हैं। So option E is right here। फ्रेगमेंट को हम इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा जो है सेपरेट करेंगे। फ्रेगमेंट को हम ट्रीट करेंगे केमिकल और हीटिंग ट्रीटमेंट देकर, जिससे कि हमारे जो डबल हेलिक्स स्ट्रैंड हैं वो सेपरेट हो जाएं। देन प्रोब का काम में लेकर हम उन फ्रेगमेंट्स का हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे एंड हम ट्रेस कर लेंगे अपने स्पेसिफिक फ्रेगमेंट को। ठीक है, सो ऑप्शन ए, बी एंड सी ऑल आर करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफिकेशन इज लीस्ट लाइकली टू ऑल्टर द रेट at which a DNA fragment moves through a gel during electrophoresis। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि निम्न में से ऐसा कौन सा मॉडिफिकेशन होगा जो कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के टाइम पीरियड पर जब डीएनए फ्रेगमेंट्स की जेल में मूविंग होती है, जेल में वो पास होते हैं, तो उनकी जो रेट है उसमें बहुत कम चेंज आएंगे। ठीक है, जेल में जब वो चार्ज लगाते हैं हम तो माइग्रेट करते हैं हमारे डीएनए के फ्रेगमेंट, तो उनकी मूवमेंट की जो रेट है वो बहुत ही कम ऑल्टर होगी, उसमें बहुत कम चेंजेस आएंगे। मॉडिफिकेशन हम देखते हैं ऑल्टरिंग द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट। जस्ट सपोज ये हमारा कोई डीएनए फ्रेगमेंट है। ठीक है, यहाँ पर है ए टी टी
सी जी, ये कोई हमारा डीएनए फ्रेगमेंट का सीक्वेंस है। ठीक है, तो फर्स्ट वो क्या कह रहा है कि अगर हम ये जो डीएनए फ्रेगमेंट है इसके सीक्वेंस को चेंज कर दें, मीन्स चेंज करके हम जी सी टी टी ऐसा कुछ सीक्वेंस कर दें। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में चेंज कर दिया हमने, या फिर मिथाइलेशन कर दें साइटोसिन बेस का। ठीक है, या इंक्रीज और डिक्रीज कर दे डीएनए की लेंथ को, या न्यूट्रलाइज कर दे नेगेटिव चार्जेस विद इन द डीएनए फ्रेगमेंट। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में बच्चों आपको पता है कि जो हमारे डीएनए होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की ओर मूव करते हैं। ठीक है, तो अगर हम नेगेटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देंगे तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की ओर मूव कैसे करेंगे, है ना। तो यहाँ तो वो मूवमेंट नहीं कर पाएंगे ना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अगर हम डीएनए फ्रेगमेंट्स की लेंथ को छोटा या बड़ा कर देंगे तो आपको पता है जो रेट होती है मूवमेंट की वो साइज पर डिपेंड होती है। ठीक है, जो शॉर्ट साइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट होंगे वो फास्ट मूव करते हैं, जो लॉन्ग साइज डीएनए होते हैं फ्रेगमेंट्स होते हैं वो कंपेरेटिवली टू शॉर्ट साइज्ड थोड़ा सा कम रेट से मूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो ऑल्टर हो जाएगी रेट, हमारे को देखना है लीस्ट लाइकली वो कम चेंज हो, मीन्स नेग्लिजिबल चेंज हो रेट में। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। मिथाइलेशन अगर हम कर देंगे तो मीन्स वेट बढ़ जाएगा, ये ऑप्शन भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में सेपरेशन होता है वो साइज, मॉलिक्यूलर वेट इनके ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, सो ऑल्टरिंग द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, अगर हमारा डीएनए फ्रेगमेंट ये था, है ना, अगर और हमने इसके सीक्वेंस में चेंज कर दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, साइज तो वही रहा, वेट वही रहा। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, DNA fragments from a gel are transferred to a nitrocellulose paper during the procedure called Southern blotting। ठीक है, जब हम Southern blotting करते हैं तो जो हमने फ्रेगमेंट सेपरेट कर लिए उसको फिर अब हम एक नाइट्रोसेलुलोज की पेपर पर ट्रांसफर कर देते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्रांसफरिंग द डीएनए फ्रॉम अ जेल टू अ नाइट्रोसेलुलोज पेपर। तो इसका पर्पस क्या होता है, हम ऐसा क्यों करते हैं कि जो हमारे सेपरेटेड फ्रेगमेंट्स हैं अब हम उसको जेल से नाइट्रोसेलुलोज के पेपर पर ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस प्रोसीजर, टू अटैच द डीएनए फ्रेगमेंट्स टू अ परमानेंट सबस्ट्रेट, to separate the two complementary DNA strands, to transfer only the DNA that of interest, or to prepare the DNA for digestion with restriction enzyme। देखो हमारे जेल प्लेट पर जो हमारे डीएनए के फ्रेगमेंट्स अपने साइज के अकॉर्डिंगली सेपरेट हो गए। ठीक है, तो इनको परमानेंट बनाए रखने के लिए इन फ्रेगमेंट्स को परमानेंट हम काम में ले सके, आगे फर्दर एक्सपेरिमेंट में इनका यूज किया जा सके, तो हम क्या करते हैं इन सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स को एक परमानेंट सबस्ट्रेट पर हम अटैच कर देते हैं और वो होती है हमारी नाइट्रोसेलुलोज पेपर। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, RFLP restriction fragment length polymorphism analysis can be used to distinguish between alleles based on differences in which of the following। ठीक है, RFLP टेक्निक के द्वारा हम क्या करते हैं, जो हमारे जीन है, एलील्स हैं, ठीक है, उनको हम किसके बेसिस पर जो है हम उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। वो बेसिकली हमसे ये पूछ रहा है जब हम RFLP एनालिसिस करते हैं। A restriction enzyme recognition sites between the alleles, हम RFLP टेक्निक के द्वारा एलील्स के बीच में जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट्स हैं उसको हम पहचानते हैं। द अमाउंट ऑफ डीएनए एम्पलीफाइड फ्रॉम द एलील्स ड्यूरिंग पीसीआर, कि पीसीआर के टाइम पीरियड पर एलील्स से जो डीएनए का एम्पलीफिकेशन होगा हम उसका एनालिसिस करते हैं। द एबिलिटी ऑफ द एलील्स टू बी रेप्लिकेटेड इन बैक्टीरियल सेल, और बैक्टीरियल सेल में इन एलील्स के रेप्लिकेट होने की एबिलिटी, और द एबिलिटी ऑफ न्यूक्लिक एसिड प्रोब्स टू हाइब्रिडाइज टू द एलील्स, और एलील्स के साथ में जो हमारा प्रोब हम काम में ले रहे हैं, ठीक है, उसके हाइब्रिडाइज होने की एबिलिटी। तो जो RFLP टेक्निक होती है उसमें हम
एलील्स के बीच में इवन सिंगल न्यूक्लियोटाइड में भी चेंज होगा ना, तो हम दो एलील्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज राइट है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्निशन साइट बिटवीन दी एलील्स, ठीक है। एलील्स के बीच में जैसे ही सिंगल साइट पर न्यूक्लियोटाइड में चेंज आता है, तो RFLP टेक्निक के द्वारा हम एलील्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, जो कि बेस्ड होता है कि एलील्स के बीच में उनके जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए रिकॉग्निशन साइट होती है। सो ऑप्शन ए इज राइट हियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर्स वुड प्रोड्यूस RFLPs, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, हम किस प्रोसीजर के द्वारा बना सकते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। इंक्यूबेटिंग अ मिक्सचर ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड DNA फ्रॉम टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, तो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के सिंगल स्ट्रैंडेड DNA को हम मिक्स कर दें, इंक्यूबेट करें एक साथ। इंक्यूबेटिंग DNA न्यूक्लियोटाइड्स विद DNA पॉलीमरेज, या DNA पॉलीमरेज के साथ में हम DNA मॉलिक्यूल्स की इंक्यूबेशन कराएं। इंक्यूबेटिंग DNA विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के साथ में हम DNA को इंक्यूबेट करें। और इंक्यूबेटिंग RNA विद DNA न्यूक्लियोटाइड्स एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ले DNA न्यूक्लियोटाइड्स को लेकर हम जो है इंक्यूबेट कराएं। सो ऑप्शन सी इज राइट हियर। रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, जब हम जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो अपनी एक स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन साइट पर ही कट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जहां पर भी एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में भी चेंज होगा, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अपनी ही साइट्स को पहचानेंगे एंड फ्रेगमेंट्स को कट कर देंगे। तो इस तरह से जो हमारे जीनोमिक DNA है वो उस पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के अकॉर्डिंगली अलग अलग साइज के फ्रेगमेंट्स में कट हो जाता है, और हमारे पास में वेरियस साइज वाले DNA के फ्रेगमेंट्स मिल जाते हैं। इसी को हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ पर जो वेरिएशन है वो फ्रेगमेंट्स की लेंथ में है, ठीक है। और ये लेंथ अलग अलग क्यों हमें एक जीनोमिक DNA की मिल रही है जबकि हमने सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कराया है, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अपनी स्पेसिफिक साइट पर ही कट लगाएंगे। तो जहां पर भी उसके लिए साइट होगी वहीं से कट लगेगा, और इसलिए डिफरेंट साइज के लेंथ वाले हमारे को DNA के फ्रेगमेंट मिल जाते हैं। सो ऑप्शन सी इज राइट हियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डाइडिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड चेन टर्मिनेशन इज अ मेथड ऑफ, ठीक है। डाइडिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड चेन टर्मिनेशन ये किसका मेथड है, DNA क्लोनिंग का, सीक्वेंसिंग DNA, डाइजेस्टिंग DNA और सिंथेसाइजिंग DNA। सो ऑप्शन बी इज राइट हियर, सीक्वेंसिंग DNA। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, DNA माइक्रो एरेज हैव मेड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन जीनोमिक स्टडीज, बिकॉज आजकल DNA माइक्रो एरेज हैं, DNA माइक्रो चिप्स आती हैं, ठीक है। इनका जीनोमिक स्टडी में वाइडली यूज किया जा रहा है, इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये किस लिए है, यहाँ पर हमारे को ऑप्शंस दे रखे हैं, हम पढ़ लेते हैं। कैन बी यूज टू एलिमिनेट द फंक्शन ऑफ एनी जीन इन द जीनोम, कि जीनोम में किसी भी जीन को एलिमिनेट करने में काम में लिए जाते हैं। कैन बी यूज टू इंट्रोड्यूस एंटायर जीनोम इनटू बैक्टीरियल सेल, कि इसके द्वारा हम एंटायर जीनोम को बैक्टीरियल सेल में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन होंगे बच्चों। आपने DNA माइक्रो एरेज है, DNA माइक्रो चिप्स, इनके बारे में पढ़ा होगा, तो यहाँ पर आप आसानी से बता सकते हो ये इनका फंक्शन नहीं होता, इसलिए जीनोमिक स्टडीज में ये काम में नहीं लिए जाते। अलाउ द एक्सप्रेशन ऑफ मेनी और इवन ऑल ऑफ द जीन्स इन द जीनोम टू बी कंपेयर्ड एट वंस, मीन्स DNA माइक्रो एरेज हैं, इनके द्वारा जो है हम एक ही साथ में एक ही बार में जो जीनोम में जितने भी जीन्स होते हैं जिनके लिए हमने अपना एक चिप बना ली है DNA की, तो उसके एक्सप्रेशन को ये अलाउ करते हैं, होने देते हैं, ठीक है। इसीलिए DNA चिप्स बनाई जाती है, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज राइट हियर। नेक्स्ट है, ड्रामेटिकली एनहेंस द एफिशिएंसी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो ये भी इसके लिए सही नहीं है, ठीक है। DNA माइक्रो एरेज और माइक्रो चिप्स के द्वारा हम आसानी से एक ही बार में कई सारे जीन्स जो है उनके एक्सप्रेशन को देख सकते हैं, उनका हम एक साथ में कंपेयर कर सकते हैं। सो ऑप्शन सी इज राइट हियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच डिस्क्राइब द ट्रांसफर ऑफ पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस
टू अ मेम्ब्रेन टू एनालाइज जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे को दे रखा है कि हमें बताना है इनमें से कौन सा डिस्क्राइब करता है जिसमें हम एक पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस, मीन्स पॉलीपेप्टाइड हमारी एक चेन है, ठीक है, उसको हमने बना लिया, सेपरेट कर लिया। अब हमें उसको एक मेम्ब्रेन पर हम उसको ट्रांसफर करते हैं ताकि हम उस चेन के द्वारा जीन एक्सप्रेशन का एनालिसिस कर सकें। सदर्न ब्लॉटिंग होती है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग होती है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक है और आरटीपीसीआर टेक्निक है। ठीक है, आरटीपीसीआर टेक्निक काम में ली जाती है वायरल जीनोम को देखने के लिए, उसके एनालिसिस के लिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। सदर्न ब्लॉटिंग डीएनए के लिए होती है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग आरएनए के लिए होती है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग की जाती है पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए। सो ऑप्शन सी इज राइट हियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच यूजेस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज टू मेक कॉपी डीएनए फॉलोड बाय एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर बता रखा है, हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसमें हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को काम में लेते हैं जिससे कि हम कॉपी डीएनए बनाते हैं, cDNA लाइब्रेरी तैयार करते हैं। सदर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग और आरटीपीसीआर। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हम काम में लेते हैं आरटीपीसीआर टेक्निक में, जिसमें हम वायरल मैसेंजर आरएनए या वायरल जीनोम को हम एनालिसिस करना चाहते हैं, तो हम अपने सैंपल डीएनए लेते हैं, आरटीपीसीआर करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से उसको ट्रीट कराते हैं। तो ये जो एंजाइम होता है आरएनए को एज ए टेम्पलेट काम में लेकर कॉपी डीएनए बना लेता है। ठीक है, फिर उसका हम एम्पलीफाई करा लेंगे। सो ऑप्शन डी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स यूज्ड टू एनालाइज जीन फंक्शन डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिसिटी ऑफ डीएनए बेस्ड कॉम्प्लीमेंट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, अच्छे से ध्यान से पढ़ के समझिए कि पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी टेक्निक होगी। यहाँ पर हमें 4 टेक्निक्स दे रखी हैं जिसमें कि हम किसी जीन के फंक्शन को एनालिसिस करेंगे। जीन का फंक्शन मीन्स प्रोटीन, ठीक है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, तो इसका हमें एनालिसिस करना है जो कि डिपेंड किस पर है, डीएनए बेस की स्पेसिफिसिटी पर। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर एक भी न्यूक्लियोटाइड में चेंज आ गया है ना, तो हो सकता है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन होगी उसमें चेंज आ जाए। तो यहाँ पर जो टेक्निक होती है वो बेस्ड होती है डीएनए बेस की स्पेसिफिसिटी पर। क्वेश्चन का ध्यान से समझिए। अब देखिए आप टेक्निक्स क्या कह रहा है। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग जो कि आरएनए के ट्रांसफर से रिलेटेड है, जिसमें हम आरएनए को मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर करते हैं। सो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। यूज ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस आरएनआई टेक्निक, तो ये भी गलत है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा आरएनए होता है उसको हम डिग्रेड कर देते हैं या उसकी ब्लॉकिंग कर देते हैं। ठीक है, ये स्पेसिफाइड नहीं होता किसी डीएनए बेस के लिए, है ना। सो ये भी हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो गया। इन विट्रो म्यूटाजेनेसिस, ये ऑप्शन यहाँ पर सही है। इन विट्रो म्यूटाजेनेसिस टेक्निक में क्या होता है कि जो हमारा डीएनए बेस होता है उसमें अगर हम एक भी चेंज कर दें तो म्यूटेशन हो सकता है उस जीन में, एंड म्यूटेशन जब हो जाएगा तो मान लो ये जीन प्रोटीन एक्स बना रहा है, तो अब म्यूटेशन होने के बाद में ये उस प्रोटीन एक्स के लिए नॉन फंक्शनल हो जाएगा। ये कोई दूसरी चेन बना सकता है लेकिन प्रोटीन एक्स के लिए अभी चेन नहीं बनाएगा। ठीक है, सो इन विट्रो म्यूटाजेनेसिस इज ए टेक्निक जिसमें जो जीन फंक्शन को हमने एनालिसिस करना है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में बेस में हम चेंज ला देते हैं, एंड फिर देखते हैं कि अगर हमने इस बेस में चेंज आया तो क्या जीन का फंक्शन ऑल्टर हुआ, ठीक है, या नहीं हुआ। ठीक है, इस तरह से हम जीन के फंक्शन का एनालिसिस करते हैं और ये देखते हैं कि वो जीन सेम पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहा है आफ्टर म्यूटेशन या अलग पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है। ठीक है, तो इस तरह से इन विट्रो म्यूटाजेनेसिस टेक्निक यहाँ पर सही आंसर है। इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक भी डिपेंड नहीं होती है डीएनए बेस की स्पेसिफिसिटी पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आरएनए इंटरफेरेंस, जिसे हम कहते हैं मेथोडोलॉजी यूज डबल स्ट्रैंडेड पीसेस ऑफ आरएनए
टू ट्रिगर अ ब्रेकडाउन और ब्लॉकिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए। ठीक है, इस मेथड में हम क्या करते हैं, जो मैसेंजर आरएनए होता है उसका हम ब्रेकडाउन कर देते हैं, ब्लॉकिंग कर देते हैं, जिससे कि उसका जो फंक्शन है वो ब्लॉक हो जाता है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग माइट इट मोर पॉसिबली बी यूजफुल। ठीक है, तो किसके लिए ये जो टेक्निक है वो यूजफुल होगी? टू रेज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नीडेड डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, नीडेड डाइजेस्टिव एंजाइम का प्रोडक्शन की रेट इससे बढ़ जाएगी। टू डिक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम अ हार्मफुल गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेटेड जीन। ठीक है, और जो हार्मफुल गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेटेड जीन होते हैं हमारे, ठीक है, उसका जो है प्रोडक्शन जो है डिक्रीज हो जाएगा। टू डिस्ट्रॉय अनवांटेड एलील इन अ होमोजाइगस इंडिविजुअल और टू रेज द कंसंट्रेशन ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन। तो जो आरएनए मेथडोलॉजी होती है इसमें हम क्या करते हैं कि जो मैसेंजर आरएनए बना है ना, उसको हम ब्रेक डाउन कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जो म्यूटेटेड हमारा जीन है, ठीक है, उससे जो टॉक्सिक सब्सटेंस बनेंगे या कह दे हार्मफुल, उस जो वो फंक्शन दिखा रहा है उसका प्रोडक्ट जो है मीन्स उसका फंक्शन रुक जाएगा। ठीक है, जीन का या फिर मैसेंजर आरएनए का फंक्शन क्या होता है, कोई प्रोडक्ट, कोई प्रोटीन है ना, तो उसकी जो रेट है वो डिक्रीज हो जाएगी। सो ऑप्शन बी इज राइट हियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन 1997 डॉली द शीप वाज क्लोन्ड। ठीक है, 1997 में एक शीप का क्लोनिंग की गई थी जिसका नाम था डॉली। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस वाज यूज्ड। तो डॉली बनाने में कौन कौन से प्रोसेस काम में लिए थे? यूज ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए फ्रॉम अडल्ट फीमेल सेल्स ऑफ अनदर ईव। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से नहीं बनाई थी तो ये रॉन्ग हो गया। रेप्लिकेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ अडल्ट स्टेम सेल्स फ्रॉम शीप बोन मैरो। ठीक है, शीप के बोन मैरो से हमने एक स्टेम सेल लिया एंड फिर उसका रेप्लिकेशन एंड डिफरेंशिएशन इस तरह की टेक्निक करी। सो ये भी नहीं था। सेपरेशन ऑफ एन अर्ली स्टेज शीप ब्लास्टुला into separate cells, one of which was incubated in surrogate eve। ठीक है, तो ये भी हमने नहीं किया था। ठीक है, कि हमने एक शीप का अर्ली स्टेज ब्लास्टुला लिया, उसको फिर हमने सैरोगेट मदर में हमने ट्रांसफर किया, तो ये भी रॉन्ग है। क्या किया था हमने डॉली बनाने के लिए? फ्यूजन ऑफ एन अडल्ट सेल्स न्यूक्लियस विद एन ई न्यूक्लिएटेड शीप एग। ठीक है, एक शीप का एग लिया, उसको ई न्यूक्लिएटेड किया और अडल्ट सेल के न्यूक्लियस को हमने फ्यूज किया था ई न्यूक्लिएटेड एग में एंड देन फिर इसका इंक्यूबेशन किया सैरोगेट मदर में। तो ऑप्शन डी इज राइट हियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जीन थेरेपी। क्या है जीन थेरेपी? हैज प्रूवन टू बी बेनिफिशियल टू HIV पेशेंट, इन्वॉल्व्स रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव एलील्स इन सेक्स सेल्स, can not be used to correct genetic disorder or had apparent success in treating disorders involving bone marrow cells। ठीक है, तो जीन थेरेपी जो है ये सक्सेसफुली इसका यूज में लिया गया है डिसऑर्डर्स, ऐसे डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने में जो कि बोन मेरो सेल से रिलेटेड होते हैं। सो ऑप्शन डी इज राइट हियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, genetic engineering is being used by the pharmaceutical industry. Which of the following is not currently one of the uses? वो क्या कह रहा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है आजकल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज की जा रही है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जो मेडिसिन के प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है इंडस्ट्रीज, है ना, तो इनमें से कौन सा एक यूज है जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं है? प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन, तो ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंडर में आता है। सो ऑप्शन इज राइट हियर। ठीक है, हमें बताना है कि कौन सा इससे एसोसिएटेड नहीं है, है ना, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा। प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ये भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसका बनाने में काम में लिया जा रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग का। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। प्रोडक्शन ऑफ टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, तो इस टेक्निक का यूज भी
फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में किया जाता है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। हमें ऐसा बताना है कि कौन सा ऐसा यूज है जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम में नहीं आ रहा। क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट्स दैट विल रिमूव पॉइजन फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन है ये राइट है, ठीक है। ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया जा रहा जिसको लेने पर जो ह्यूमन बॉडी में पॉइजन हैं, टॉक्सिक है, वो रिमूव हो जाए, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज राइट हियर। करंटली जो है इसका यूज नहीं किया जा रहा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज राइट हियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स। जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स हैं आर मोर डिफिकल्ट टू इंजीनियर देन एनिमल्स। ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं एनिमल्स से कंपैरिजन में जेनेटिकल इंजीनियर्ड प्लांट्स बनाने, ठीक है। हमें एक सही स्टेटमेंट चुनना है, तो ये सही नहीं है ना। इंक्लूड अ ट्रांसजेनिक राइस प्लांट दैट कैन प्रिवेंट विटामिन ए डेफिशिएंसी। सो ये सही है, जेनेटिकल इंजीनियर प्लांट्स में ट्रांसजेनिक राइस आते हैं, ठीक है ना। जेनेटिकल इंजीनियर प्लांट्स मीन्स जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया हमने, है ना, उसमें कोई और जीन डाल दिया, तो हमने जो ट्रांसजेनिक राइस है उसमें ऐसा जीन डाला है जो कि विटामिन ए डेफिशिएंसी को क्योर करने में काम में लिया जाता है, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज राइट हियर। आपने गोल्डन राइस सुना होगा, फिर भी आगे के ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं। आर बेंड थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो ये भी सही नहीं है। एबल टू फिक्स नाइट्रोजन देमसेल्फ, तो ये भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। वन सक्सेसफुल फॉर्म ऑफ जीन थेरेपी हैज इन्वॉल्व्ड डिलीवरी ऑफ एन एलील फॉर द एंजाइम एडिनोसिन डीएमिनेज एडीए टू बोन मैरो सेल्स ऑफ अ चाइल्ड विद स्किड, ठीक है। तो स्किड डिजीज से कोई एक चाइल्ड है जो अफेक्टेड है, और ये आपको पता है बोन मैरो सेल में डिफेक्ट के कारण होता है, जिसमें कि एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम एडीए नहीं बनता, ठीक है। तो अगर हम जीन थेरेपी के द्वारा ये जो एलील है जो कि एडीए के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमने उस चाइल्ड में जीन थेरेपी के द्वारा ये जीन अपना एलील इंसर्ट कर दिया एंड डिलीवरी ऑफ दीज इंजीनियर्ड सेल्स, ठीक है। अब जो हमारी सेल्स इंजीनियर्ड की है जिसमें कि करेक्शन कर दिया हमने एडीए के लिए जीन का, अब फिर से इसको हम बोन मैरो में ट्रांसफर करते हैं, अफेक्टेड चाइल्ड की बोन मैरो में डाल देते हैं। व्हाट इज द मेजर रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ दिस प्रोसीजर। इस प्रोसेस के पीछे ये जो प्रोसीजर किया गया था, फर्स्ट जो जीन थेरेपी के द्वारा डिजीज का ट्रीटमेंट किया गया वो एडीए डिजीज थी, है ना, स्किड डिजीज में आती है। तो इसके पीछे मेजर रीजन क्या था, क्यों ये जब जीन थेरेपी की गई तो हमें सक्सेस मिली। इसमें क्या किया था, जो स्किड अफेक्टेड चाइल्ड था उसकी बोन मैरो सेल्स लिया, उसमें करेक्शन किया हमने, ऐसे एलील को उसमें इंसर्ट किया जो कि एडीए के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर इस इंजीनियर्ड सेल को वापस से उस स्किड अफेक्टेड चाइल्ड के बोन मैरो में हमने डाल दिया, ठीक है। तो हमें सक्सेस क्यों मिली। फर्स्ट ऑप्शन, द इंजीनियर्ड बोन मैरो सेल्स फ्रॉम दिस पेशेंट कैन बी यूज्ड फॉर एनी अदर स्किड पेशेंट, कि इस पेशेंट की जो बोन मैरो थी इसको हम आगे फिर से यूज कर सकते हैं किसी दूसरे स्किड पेशेंट के लिए, तो ये रीजन नहीं था। द एडीए इंट्रोड्यूस्ड एलील कॉजेस ऑल अदर एडीए नेगेटिव सेल्स टू डाई, कि जो एडीए एलील हमने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, उसने उन सभी एडीए नेगेटिव सेल्स को डाई कर दिया जिनके पास में एडीए को बनाने के लिए एलील नहीं था, ठीक है। तो ये रीजन भी नहीं था। द इंजीनियर्ड सेल्स व्हेन रीइंट्रोड्यूस्ड इनटू द पेशेंट, जो इंजीनियर्ड सेल जिनमें कि हमने एडीए एलील को इंसर्ट किया था, उसको जब हमने पेशेंट के अंदर, उस बच्चे के अंदर फिर से रीइंट्रोड्यूस किया, फाइंड देयर वे बैक टू बोन मैरो, ठीक है। उन्होंने खुद अपना जो है तरीका ढूंढ लिया था बोन मैरो में जाकर फंक्शनिंग करने का, इसलिए हमें जीन थेरेपी के इस प्रोसीजर में सफलता मिली थी और जीन थेरेपी का फर्स्ट सक्सेसफुल जो ट्रीटमेंट किया गया था वो इस रीजन से था, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज राइट हियर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके बारे में पहले कुछ हमारे को कंप्रेंशन दे रखा है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ते क्या दे रखा है हमारे को, CML क्रोनिक माइलोजीनस ल्यूकेमिया रिजल्ट फ्रॉम अ ट्रांसलोकेशन बिटवीन ह्यूमन क्रोमोसोम 9 एंड 22, ठीक है। ये CML जो डिसऑर्डर होता है ये होता क्यों है कि जो ह्यूमन क्रोमोसोम है 9 एंड 22 इनके जो बीच में ट्रांसलोकेशन हो जाता है,
resulting chromosome 22 is significantly shorter than the usual। जितना इसका साइज होता है उसके कंपैरिजन में जो 22 क्रोमोसोम है उसका साइज बहुत छोटा हो जाता है। ठीक है, इसका जो सेगमेंट है वो शिफ्ट हो जाता है क्रोमोसोम 9 के ऊपर, एंड इट इज नोन एज फिलाडेल्फिया और PH क्रोमोसोम। अब हम 22 क्रोमोसोम को PH क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, द जंक्शन एट द साइट ऑफ ट्रांसलोकेशन कॉजेज ओवर एक्सप्रेशन ऑफ अ थाइमिन काइनेज रिसेप्टर। अब इस ट्रांसलोकेशन के रिजल्टेंट होता क्या है कि ये जो हमारा रिसेप्टर है थाइमिन काइनेज रिसेप्टर, इसका ओवर एक्सप्रेशन होने लगता है। एक नई ड्रग, अ न्यू ड्रग ग्लिवेक और इमेटिनिब has been found to inhibit the disease if the patient is treated early। ठीक है, अगर हमने पेशेंट को अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर लिया, इस ट्रांसलोकेशन को डायग्नोस कर लिया, और अगर हम अर्ली स्टेजेस में ये ग्लिवेक और इमेटिनिब ड्रग को देते हैं तो हम क्या कर देखते हैं कि जो डिजीज होगी ना इसके कारण वो रुक जाती है, इनहिबिट हो जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है हमारा, ये आप देखिए, which of the following would be reasonably efficient technique for the confirming the diagnosis of CML। ठीक है, PH या फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम को हमने डायग्नोज करना है ना, तो अब हम कैसे देखेंगे? सर्चिंग द नंबर ऑफ टेलोमेरिक सीक्वेंसेस ऑन क्रोमोसोम 22, looking for PH क्रोमोसोम इन अ पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। पेरिफेरल ब्लड स्मीयर लेंगे और उसमें PH क्रोमोसोम को हम ढूंढेंगे, देखेंगे। एंजाइमिट ऐसे करेंगे फॉर थाइमिन काइनेज एक्टिविटी के लिए। फिश स्टडी टू डिटरमाइन द क्रोमोसोमल लोकेशन ऑफ ऑल क्रोमोसोम 22 टू फ्रेगमेंट्स, या हम फिश स्टडी करेंगे फ्लोरेसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन। तो ये जो है PH क्रोमोसोम के डायग्नोसिस के लिए, CML के डायग्नोसिस के लिए एक कंफर्मेटरी टेस्ट होता है जिसमें ब्लड स्मीयर लिया जाता है और आसानी से हम अपने जो 22 क्रोमोसोम है PH क्रोमोसोम उसका हम कंफर्म कर लेते हैं, डायग्नोसिस कर लेते हैं कि ये जो क्रोमोसोम है इसका ट्रांसलोकेशन हुआ है। ठीक है, सो सबसे जो एफिशिएंट टेक्निक है फिश का यूज करना है। तो ऑप्शन डी इज राइट हियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाई वुड ग्लिवेक मोस्ट प्रोबेबली कॉज रिमिशन ऑफ द डिजीज। ठीक है, तो ग्लिवेक जो है वो बहुत अच्छी मेडिसिन जैसे क्यों निकल कर आई है, क्या प्रोबेबल इसके पीछे रीजन है ना? इट रिवर्स द क्रोमोसोमल लोकेशन, ये क्रोमोसोमल लोकेशन को रिवर्स कर देती, मीन्स जो ट्रांसलोकेशन हो गया, जो 22 का सेगमेंट 9 पर हमारा ट्रांसलोकेट हो गया उसका रिवर्सल कर देगी। और इट एलिमिनेट्स द PH क्रोमोसोम, PH क्रोमोसोम का ही एलिमिनेशन कर देगी। द ड्रग इनहिबिट्स द रेप्लिकेशन ऑफ अफेक्टेड क्रोमोसोम, जो ड्रग है वो अफेक्टेड क्रोमोसोम मीन्स जो हमारा 22 क्रोमोसोम है जो कि ट्रांसलोकेशन की वजह से छोटे साइज का हो गया है, इसके रेप्लिकेशन को इनहिबिट करेगी। या ड्रग इनहिबिट द स्पेसिफिक थाइमिन काइनेज रिसेप्टर। सो आपने देखा उस कंप्रेंशन में दे रखा है कि यहाँ पर जो थाइमिन काइनेज रिसेप्टर होता है इस ट्रांसलोकेशन के कारण इसका ओवर एक्सप्रेशन हो जाता है। तो ये जो ड्रग होती है ग्लिवेक जो ड्रग है ये क्या करती है कि इस रिसेप्टर के ओवर एक्सप्रेशन को इनहिबिट कर देती है और इसलिए फिर कैंसर जो है वो रुक जाता है या कैंसर से बचा जा सकता है। सो ऑप्शन डी इज राइट हियर। आज का हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, a paleontologist has recovered a bit of tissue from the 400-year-old preserved skin of an extinct dodo। ठीक है, एक पैलेंटोलॉजिस्ट को क्या मिला है, किसी एक्सटिंक्ट डोडो का 400 साल पुराना कोई प्रिजर्व्ड स्किन का एक थोड़ा सा पीस मिला है। ठीक है, और जो हमारा रिसर्चर है वुड लाइक टू कंपेयर अ स्पेसिफिक रीजन ऑफ द DNA फ्रॉम द सैंपल मीन्स डोडो जो हमारे को जिसका स्किन पीस मिला है विद DNA फ्रॉम लिविंग बर्ड्स। ठीक है, तो हमें आगे क्या बोल रखा है कि जो रिसर्चर है वो कंपेयर करना चाहता है जो स्किन टिश्यू हमें मिला है उसमें उस सैंपल DNA को कंपेयर करना चाहता है लिविंग बर्ड्स के DNA के साथ में। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोस्ट यूजफुल फॉर इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ डोडो DNA अवेलेबल फॉर टेस्टिंग। तो डोडो का जो DNA हमारे को मिला है, छोटा सा हमें को सैंपल मिला है, टिश्यू पीस मिला है, अब हमें कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा
कि जो हमारा सैंपल डीएनए है उसको हम एम्पलीफाई करें, उसकी हम कई सारी कॉपीज बनाएं, ताकि हमें आगे भविष्य में जो भी एक्सपेरिमेंट करने हो उस डीएनए को लेकर लिविंग बर्ड के साथ में और किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ में, तो हमारे पास में डीएनए अवेलेबल हो। तो सबसे पहले हम क्या करना चाहेंगे, उस डीएनए के अमाउंट को बढ़ाना चाहेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, RFLP एनालिसिस करने बैठ जाएंगे, या PCR काम में लेंगे, या इलेक्ट्रोपोरेशन करेंगे, सदन प्लॉटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR टेक्निक को काम में लेंगे, ताकि जो हमारे को वो थोड़ा सा सैंपल डीएनए मिला है एक्सटिंक्ट डोडो का या ऐसे किसी और ऑर्गेनिज्म का भी बच्चों आपको दिया जा सकता है। ठीक है, कोई क्राइम सीन का दिया जा सकता है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, जो सैंपल डीएनए हमको मिलता है जो बहुत कम अमाउंट में होता है, उसको हम अमाउंट में बढ़ाएं। ठीक है, ताकि हमारे को आगे फर्दर कई टेस्टिंग में उस डीएनए को काम में ले सके। तो फर्स्ट स्टेप में हम PCR काम में लेंगे, ताकि उस डीएनए के अमाउंट को हम सफिशिएंट अमाउंट में बढ़ाकर फर्दर स्टडीज के लिए रख सके, काम में ले सके। आज हमने बायोटेक्नोलॉजी टॉपिक के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है, जो कि आपकी CUET PG एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, आपके नेट एग्जाम के लिए, आपके सेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को डिस्कस करोगे, MCQ सॉल्व करोगे, आपको खुद पता लगेगा कि आपका कंसेप्ट कितना क्लियर है, आप एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस कितने एफिशिएंसी के साथ में कर सकते हैं, आपका लर्निंग कितना हुआ है, आपका नॉलेज बेस्ड पार्ट जो है कितना प्रिपेयर है। तो इस तरह से हम आगे आने वाले वीडियोस में भी बायोटेक्नोलॉजी टॉपिक्स एंड अदर टॉपिक्स के ऊपर भी MCQs को सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप लाइक जरूर करें। किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप नोट्स के रिगार्डिंग मुझे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।